हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसको बोलते हैं? व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग charge on it। जब भी कभी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप लोग चार्ज देखें तो उस स्पीशी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। देखिए, आप लोगों को फोकस करना है इस बात के ऊपर, मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज। मॉलिक्यूल, हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि मॉलिक्यूल हम लोग किसको बोलते हैं। तो आपको फोकस करना है इस बात के ऊपर कि जब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हो, मैं एक दफा फिर बोल रहा हूं, जब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हो तब हम लोग उस स्पीशी को मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। चार्ज की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी ये बात कर रखी है कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिखाई दे तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर आप लोग मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज को देखें देन इट इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। जब कभी आप लोग इसके ऊपर चार्ज देखें तो अब ये मॉलिक्यूल नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर आयन हो गया। कौन सा मॉलिक्यूलर आयन? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को वाटर के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, इस तरह से आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, इस तरीके से आप लोगों को HNO3 इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिखाई दे, तो ये सारे के सारे जो हैं ये मॉलिक्यूलर आयन है। और मॉलिक्यूलर आयन में ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। इस तरीके से एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो इसमें भी कुछ एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर अब आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। इस तरीके से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं N2-2, तो ये भी हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। आप लोगों को मॉलिक्यूलर आयन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने जहन में रखनी होती है वो ये है कि आप लोगों को पहचान कैसे होगी कि ये मॉलिक्यूलर आयन है या ग्रुप ऑफ एटम्स का आयन है। हम लोगों ने आयन वाले टॉपिक में ये बात की थी कि आयन जो होते हैं वो एक एटम भी आयन बन जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। ग्रुप ऑफ एटम्स भी आयन होते हैं जिनको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन्स भी बोलते हैं। तो आप लोगों को पहचान करनी है कि हमारे पास ये पॉलीएटॉमिक आयन है या मॉलिक्यूलर आयन है। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे देखिए, मेरे पास यहाँ पे H2O पॉजिटिव है और साथ में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास CH4 पॉजिटिव है और एक मेरे पास है NH4 पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखें तो आप लोगों को बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन है। तो आप लोग ये नजर आने में, देखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन इनमें से ये वाला जो मेंबर है ये मॉलिक्यूलर आयन है, ऊपर वाला भी मॉलिक्यूलर आयन है, ये वाला मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। तो अब आप लोगों को पहचान कैसे होगी कि ये मॉलिक्यूलर आयन है और ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है? तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक अपने जहन में रखें। आप लोगों को जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखने में नजर आए आप लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाए बताओ इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है और कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को इस तरह से पहचान होगी कि आप लोग
उस मेंबर को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर एक आप लोग इस तरह से दो फिंगर्स रख लें या हाथ रख लें और फिर नीचे वाले फार्मूले को गौर से देखें। अगर नीचे वाला जो फार्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है, अगर कभी आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में देखा है, यानी आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है, कहीं पढ़ा है आप लोगों ने कि CH4 मीथेन होता है, यानी आप लोगों ने इस तरह का फार्मूला इसी फॉर्म में अगर देखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूलर आयन है। और अगर इसी तरीके से दूसरी स्पीशीज के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे रखेंगे, तो आप लोगों ने कभी भी आज तक कभी भी आप लोगों ने ऐसे कोई न्यूट्रल कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं देखा होगा। तो हमेशा आप लोगों ने NH3 देखा होगा, NH3 अमोनिया को बोलते हैं, NH4 कभी भी कोई कंपाउंड नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ये कहा कि मॉलिक्यूलर आयन के लिए मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो आप लोग पॉजिटिव चार्ज को छुपा के फिर नीचे वाली स्पीशीज को गौर से ऑब्जर्व करें। अगर आप लोगों ने वो फार्मूला पहले कभी पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूलर आयन है। अगर आप लोगों ने ऐसी स्पीशीज जो मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, इसके ऊपर अगर आप लोग इस तरह से हाथ रख के नीचे देखें, तो आप लोगों को अगर ऐसा फार्मूला कभी दिखाई दिया किसी जगह पे, दिखाई दिया होगा आप लोगों को बहुत सारे रिएक्शन के अंदर, लेकिन हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा कभी न्यूट्रल फॉर्म में आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। जो न्यूट्रल फॉर्म में भी आपको दिखाई दे वो मॉलिक्यूलर आयन, जो न्यूट्रल फॉर्म में आपको कभी दिखाई ना दे वो मॉलिक्यूलर आयन नहीं होता, वो पॉलीएटॉमिक आयन होता है। ये सिंपल केटायन है, ये केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। इस तरह से एक बात और आप लोगों को याद रखनी है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी कोड की हुई हैं, हमेशा याद रखें कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ये मोर अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट का मतलब ज्यादा होते हैं, कसरत से पाए जाते हैं। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से ज्यादा होते हैं। अब इस बात को आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लें। देखें, जब हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल में एटम्स के पास पहले से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि मॉलिक्यूल जो हैं, मोस्टली मॉलिक्यूल्स में एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब जब मॉलिक्यूल्स में एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है, तो देयर इज नो वैकेंसी ऑफ एटम्स फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स के पास गेन करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने। तो एटम्स के पास पहले से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के पास मौजूद होते हैं। तो फिर उन मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करवा सकते हैं, उनमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स तो पहले से ही उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है मोस्ट केसेस में। तो इस वजह से केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये जनरेट करने आसान होते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इस बात को आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लें। जैसे एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में टोटल 30 चेयर्स हैं और 30 ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस क्लास में। बाहर से एक स्टूडेंट आता है, हम लोग उस स्टूडेंट को क्लास में नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 30 चेयर्स की वैकेंसी थी, 30 सीट्स थी और 30 लोग तो बैठे हुए हैं वहां पे, तो उसको हम लोग वेलकम नहीं कर सकते अपनी क्लास में। तो इस तरीके से हाँ, ये तो कर सकते हैं ना कि जो लोग पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, उनमें से तो किसी को एक को बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 को बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मॉलिक्यूल में पहले से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एटम के पास, तो हम लोग उनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती है एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। आप लोग देख सकते हैं आपके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की ज्यादा कोड की हुई है एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हम लोग जनरेट कैसे करते हैं? हाउ वी कैन जनरेट केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन? चलिए इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं? देखिए 2-3 प्रोसीजर है हमारे पास।
जिनको हम लोग यूज करके मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट कर सकते हैं। पहला तरीकाकार ये है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाली है वो मॉलिक्यूल में से अगर पास करवाएंगे तो हम लोग केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल में जो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्किप कर देगी, रिमूव कर देगी, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हो जाएंगे। यानी इस पर समझ लें जैसे मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या है, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एटम्स के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मेरे पास मॉलिक्यूल है और इसमें एटम्स के पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब जब हम लोग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की बीम इस मॉलिक्यूल में से पास करवाएंगे तो क्या होगा, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स में वो स्किप करके बह जाएगी, जैसे रिमूव कर देंगे यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा जी, एक तरीका तो ये हो गया कि हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करके हम लोग मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगर मॉलिक्यूल में से पास करवा दें, इलेक्ट्रिक करंट, तब भी मॉलिक्यूलर आयन को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक्स रेज अगर मॉलिक्यूल्स में से पास करवाएं तो ये भी इलेक्ट्रॉन को स्किप कर देगी मॉलिक्यूल में से और मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग जो है हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट एक्स रेज और इस तरह से हम लोग अल्फा पार्टिकल्स जो है मोस्ट of the radioactive elements emit alpha radiations, alpha particles। तो अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल में से पास करवाएं तब भी हम लोग मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रॉन को स्किप आउट कर देते हैं एटम्स में से। तो ये थे जनरेट करने का तरीका कि हम लोग मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, क्यों जनरेट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर आयन। तो याद रखिए मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो ये है कि हम लोगों को मिलती है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी एटम्स जो है वो कितनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशन किस तरह से है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एटम्स के दरमियान इस मॉलिक्यूल में। जैसे अगर हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास करवाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी स्किप हो जाते हैं, जो है जल्दी मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का बॉन्डिंग है, एटम्स जो केमिकली तरीके से जुड़े हुए इतनी मजबूती से नहीं जुड़े हुए, तभी इन्होंने अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है कि एटम्स बड़े, इससे ये आइडिया हो जाएगा हम लोगों को एटम्स बड़े साइज के जो है वो इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में बड़े साइज के एटम्स यूज हो गए हैं। तो अगर हम लोग जो है हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन्स के यूज करते हैं काफी ज्यादा इंटेंसिटी वाले और वो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, तो इससे क्या आइडिया होगा कि उस मॉलिक्यूल में छोटे एटम्स आपस में बड़ी मजबूती के साथ कंबाइन अपना जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम लोग मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट करते हैं।